बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नज़म में हियत के तजुर्बे। हियत के माने होता है शक्ल और बनावट। तो नज़म में जो तजुर्बे किए गए हैं इसके शक्ल और बनावट के वो क्या हैं। तो ये नोट्स क्या है बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं और ये नोट्स हर एग्ज़ाम में आते हैं, बीए में, एमए में, नेट, जेआरएफ सब में ये पूछे जाते हैं नज़म में हियत के तजुर्बे। तो आइए आज समझते हैं कि नज़म में जो हियत के तजुर्बे किए गए हैं वो क्या हैं। नज़म हियत के लिहाज से जो अहम तजुर्बे किए गए हैं इनकी तफसील हस्ब ज़ैल हैं। सबसे पहला है पाबंद नज़म। वो नज़म जो पूरे तौर पर किसी बहर, वज़न और काफ़िया, रदीफ़ या सिर्फ रदीफ़ की पाबंदी के साथ लिखी जाए। इस हैयत में मुसन्ना, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, तरकीब बंद और तरजीह बंद जैसी तमाम शक्लें शामिल हैं। सबसे पहला है पाबंद नज़म। पाबंद नज़म ऐसी नज़म है जिसमें क्या है, बहर, वज़न, काफ़िया, रदीफ़ या सिर्फ रदीफ़ की पाबंदी के साथ नज़म लिखी जाए। और इस हैयत में, इस शक्ल, इस बनावट में क्या है, मुसन्ना, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, तरकीब बंद और तरजीह बंद जैसी तमाम शक्लें शामिल हैं जो नज़म की शक्ल में आती हैं। ये सारी शक्लें इसमें शामिल हैं। चुनांचा कसीदा, मसनवी, क़ता, मरसिया वगैरह सबको पाबंद नज़म कहा जाता है। और कसीदा, मसनवी, मरसिया इन सबको भी क्या है, पाबंद नज़म कहा जाता है। और पाबंद नज़म क्या है, पूरे तरीक़े से लिखा जाता है, बहर, वज़न, काफ़िया, रदीफ़ सब कुछ की पाबंदी के साथ लिखा जाता है। तो ये पाबंद नज़म है। कुली कुतुब शाह से लेकर अहद जदीद तक इस तरह की नज़में बकसरत मिलती हैं। कुली कुतुब शाह से लेकर और अहद जदीद तक यानी अब तक, जदीद दौर तक, नए दौर आने तक इस तरह की नज़में बकसरत मिलती हैं, ज़्यादा मिलती हैं। ख़ासकर नज़ीर अकबर आबादी की नज़में इसकी बेहतरीन मिसाल हो सकती हैं। और ख़ासकर नज़ीर अकबर आबादी की नज़में इसकी बेहतरीन मिसाल हो सकती हैं, जो कि नज़म के कदीम और जदीद रवायत का संगम है। और जो नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं वो क्या है, कदीम और जदीद रवायत का संगम है। दोस्तों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दूंगी और आपको जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहिए उस टेलीग्राम के ज़रिए आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें और आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगी और उसके ज़रिए जो भी पीडीएफ चाहेंगे आपको मिलेगा। नज़म मुअर्रा ऐसी नज़म जो आहंग शायरी की बुनियाद यानी रदीफ़ और काफिया की पाबंदी से आरी हो। नज़म मुअर्रा किसे कहते हैं, ऐसी नज़म जो आहंग शायरी यानी शायरी के जो आहंग है, जो जो उसका फ़न है, जो उसके तरीक़े हैं लिखने के, उसकी बुनियाद यानी रदीफ़ और काफिया की पाबंदी से आरी हो। वरना नज़म पाबंद की तरह इसके भी तमाम मिसरे बहर या वज़न के लिहाज से बराबर होते हैं। इसमें क्या है, रदीफ़ और काफिया की पाबंदी नहीं होती है। और इसमें क्या है, नज़म पाबंद की तरह इसके तमाम मिसरे बहर या वज़न के लिहाज से बराबर होते हैं। उर्दू में नज़म की यह हियत अंग्रेज़ी ब्लैंक वर्स से मुस्तआर है, तकरीबन इसकी ममासल भी है। और उर्दू में जो ये नज़म आई, ये हियत क्या है, अंग्रेज़ी ब्लैंक वर्स से मुस्तआर है, यानी इससे उधार लिया गया। मुस्तआर माने उधार लेना। और तकरीबन इसी की तरह है, इसी से मिलती जुलती है। सबसे पहले हाली ने अंग्रेज़ी अदब से मुतासिर होकर मुकदमा शेर व शायरी में काफ़िए की क़ैद को जबर करार दिया। और सबसे पहले हाली ने अपनी किताब लिखी मुकदमा शेर व शायरी, और उसमें कहा कि जो काफ़िए की क़ैद है वो जबर है, जबरन है, ज़बरदस्ती है। वो लिखते हैं कि जिस तरह सनाया लफ्ज़ी की पाबंदी माना का खून कर देती है, उसी तरह बल्कि उससे बहुत ज़्यादा काफ़िए की क़ैदाद मतलब में खलल अंदाज होती है। हालिया अपनी किताब मुकदमा शेर शायरी में कहते हैं कि काफ़िए की पाबंदी क्या है, मतलब में क्या है, खलल अंदाज होती है। मतलब निकालने में मुश्किल होता है या मतलब लिखने में मुश्किल होता है, यानी मतलब समझने में क्या है, दिक्कत आती है, मुश्किल होता है।
اس کے بعد محمد حسین آزاد نے سب سے پہلے اس حیت کی اردو میں داغ بیل ڈالی، اور محمد حسین آزاد نے سب سے پہلے اس حیت کی اردو میں داغ بیل ڈالی۔ ان کی دو نظمیں جغرافیہ طبی کی پہیلی اور جذب دوری اردو کی سب سے پہلی معرہ نظمیں ہیں، اور ان کی دو نظمیں ہیں جغرافیہ طبی کی پہیلی اور جذب دوری۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلی معرہ نظمیں ہیں۔ معرہ نظمیں کسے کہتے ہیں؟ جس میں قافیہ نہیں ہو، قافیے کی پابندی نہیں ہو۔ پھر فوراً بعد ہی اسماعیل مریٹھی کی دو غیر مقفع نظمیں تاروں بھری رات اور چڑیا کے بچے ہیں۔ غیر مقفع نظمیں یعنی جس میں قافیے کی پابندی نہیں ہو۔ تو کس کی ہے؟ اسماعیل مریٹھی کی دو غیر مقفع نظمیں ہیں تاروں بھری رات اور چڑیا کے بچے۔ لیکن ان دونوں نے شعوری طور پر اس حیت کی بنیاد نہیں ڈالی، اسی وجہ سے ان میں خامیاں پائی جاتی ہیں، اور شعوری طور پر ان دونوں نظموں نے حیت کی بنیاد نہیں ڈالی، اسی وجہ سے ان میں خامیاں پائی جاتی ہے، یعنی کمی پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ طور پر عبدالحلیم شرر نے تمام مخالفتوں کے باوجود اردو میں نظم معرہ کی تحریک شروع کی، اور باقاعدہ طور پر عبدالحلیم شرر نے تمام مخالفتوں کے باوجود اردو میں کیا ہے؟ نظم معرہ تحریک شروع کی۔ انہوں نے اس حیت میں منظوم ڈرامے تحریر کیے اور اس کی ترویج و اشاعت میں مسلسل کوشاں رہے، یعنی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ ان کے بعد نظم طباطبائی، برج موہن و تاتاریہ، کیفی اور بدر الدین سبہاروی وغیرہ نے بھی اس میں طبع آزمائی کی۔ اس طرح نظم معرہ جسے کوئی نظم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ان لوگوں کی جد و جہد اور پیشکش سے نہ صرف اردو شاعری میں مقبول ہوئی بلکہ اس کا ایک اہم جزو بن گئی۔ اور جسے نظم معرہ جسے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، نظم معرہ میں کیا ہوتا ہے؟ قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، غیر مقفع نظمیں لکھی جاتی ہیں۔ نظم معرہ جسے کوئی نظم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ان لوگوں کی جد و جہد اور کوشش سے یہ کیا ہے؟ اردو شاعری کا ایک اہم جزو بن گیا، ایک اہم حصہ بن گیا۔ ابتدا میں نظم معرہ کو بہت سے ناموں سے ذکر کیا گیا، مثلا غیر مقفع، بلا قافیہ، نظم آری، بے ردیف و قافیہ، نظم مرجز اور نظم سفید وغیرہ۔ شروع میں کیا ہے؟ نظم معرہ کو کئی ناموں سے بلایا گیا، کئی ناموں سے اس کا ذکر کیا گیا، جسے بلا قافیہ، غیر مقفع، نظم آری، بے ردیف و قافیہ، نظم مرجز اور نظم سفید تک کہا گیا۔ آخر 1901 کے دلگداز میں شرر نے یہ اعلان کیا کہ مولوی عبدالحق نے نظم غیر مقفع کے لیے نظم معرہ کا لفظ منتخب کیا ہے، اور 1901 عیسوی میں دلگداز رسالے میں شرر نے اعلان کیا، عبدالحلیم شرر نے یہ اعلان کیا کہ مولوی عبدالحق نے نظم غیر مقفع کے لیے نظم معرہ کا لفظ منتخب کیا ہے، یعنی نظم غیر مقفع کا نام نظم معرہ رکھا ہے، جو مجھے بھی پسند ہے، اور اب یہی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ مجھے بھی یہ پسند ہے اور یہی نام اب اصطلاح میں استعمال کی جائے گی۔ اس کے بعد نظم معرہ کا عبوری دور شروع ہوتا ہے، جس کی نمائندگی تاجور نجیم آبادی، مشرق کا پیام اخوت مغرب کے نام، اشتیاق حسین قریشی، درس فطرت، حامد اللہ افسر، وقت کی ڈبیا، عظمت اللہ خاں اور محمد حسین ادیب وغیرہ نے کی۔ اس کے بعد نظم معرہ کو مقبول بنانے میں حلقہ ارباب ذوق نے سب سے اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد نظم معرہ کو مقبول بنانے میں حلقہ ارباب ذوق نے سب سے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق میں کیا ہے؟ نظم پڑھی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، اور نظم کا موضوع دے دیا جاتا تھا، اور اسی موضوع پر کیا ہے؟ نظم لکھی جاتی تھی۔ اور 1947 سے لے کر 1935 عیسوی کے درمیان نظم معرہ کے افق پر خالد میرا جی، یوسف ظفر، محمود جالندھری اور ضیاء جالندھری نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور 1947 سے لے کر 1935 کے درمیان کیا ہے؟ اور بھی شاعر افق پر نظر آتے ہیں، نظم معرہ کے آسمان پر نظر آتے ہیں، خالد میرا جی، یوسف ظفر، محمود جالندھری اور ضیاء جالندھری وغیرہ۔ نظم معرہ کی مثال، نظم معرہ کی مثال دیکھتے ہیں، چڑیا کے بچے، اور یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اسماعیل مریٹھی کی۔ دو تین چھوٹے بچے چڑیا کے گھونسلے میں، یہاں پر ہوگا گھونسلے، ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گیا ہے، یہاں پہ ہوگا گھونسلے، ٹائپنگ میں مسٹیک ہے۔ دو تین چھوٹے بچے چڑیا کے گھونسلے میں چپ چاپ لگ رہے ہیں،
सीने से अपनी माँ के चिड़िया ने ममता से फैला के दोनों बाजू अपने परों के अंदर बच्चा को ढक लिया है। इस तरह रोज़मर्रा करती है माँ हिफाजत, सर्दी से और हवा से रखती है गर्म उसको। ये तो नज़म मर्रा की मिसाल थी। अब आइए देखते हैं नज़म आज़ाद। वो नज़म जिसमें काफ़िए रदीफ़ की आज़ादी के साथ अरकान बहूर का आज़ादाना इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो नज़म जिसमें काफ़िए रदीफ़ की आज़ादी के साथ, इसमें काफ़िए रदीफ़ की भी आज़ादी होती है, आप लिखें चाहे नहीं लिखें। उसके साथ क्या है, अरकान बहूर यानी जो बहर है, जो वज़न है, इसका भी क्या है, आप आज़ादाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज़ाद होने के बावजूद फ़नी हैसियत से एक चीज़ की पाबंद होती है। ये तो आज़ाद है, काफ़िए रदीफ़ से आज़ाद है, और बहूर अरकान यानी वज़न के इस्तेमाल से भी आज़ाद है। लेकिन इसमें एक चीज़ की पाबंदी होती है, इसमें मखसूस बहर का बुनियादी या सालिम रुकन वज़न का नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है, और इसी रुकन के तजरीब या तकरार से मुख्तलिफ मिसरे तरकीब पाते हैं। और इसमें क्या है, मखसूस बहर का बुनियादी या सालिम रुकन वज़न का नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है। कोई एक रुकन ले लिया जाता है वज़न के लिए, और इसी रुकन के तजरीब या तकरार से मुख्तलिफ मिसरे तरकीब पाते हैं। ज़रूरतन इस सालिम रुकन की तखफीफ, तहज़ीब या तफसीर भी कर दी जाती है, और ज़रूरत के हिसाब से इस सालिम रुकन की तखफीफ, तहज़ीब और तकसीर यानी इसे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, कर दी जाती है। चूँकि अरकान की ये तजरीब या तकरार गैर मुअय्यन होती है, इसलिए मिसरे फितरी तौर पर बड़े या छोटे हो जाते हैं। अब ये अरकान की जो तजरीब है या तकरार है, गैर मुअय्यन होती है, इसका कोई लिमिट तय नहीं है, गैर मुअय्यन है, तो इसलिए इसके मिसरे क्या हैं, फितरी तौर पर बड़े या छोटे हो जाते हैं। इसमें मिसरों का इत्तफाकन या शऊरी तौर पर यकसा या हम वज़न, हत्ता कि हम काफिया होना मुमकिन है। फितरतन क्या है, या इत्तफाकन कह लीजिए कि मिसरे क्या है, यकसा भी हो जाते हैं, हम वज़न भी हो जाते हैं, और काफिया भी होना मुमकिन होता है। लेकिन इन इत्तफाकी अनासिर की हैसियत फ़रोई है। फ़रोई माने होता है वो बातें जिनका ताल्लुक इस मसाइल से ना हो। ठीक है, फ़रोई माने क्या होता है, वो बातें जिनका ताल्लुक इस मसाइल से ना हो, यानी बहर वज़न से ना हो। आमतौर पर आज़ाद नज़म में ज़बान का इस्तेमाल गैर वज़ई खतूत पर होता है। इसका इख्तियाराती या अलामती अंदाज रमजिया, बयानिया, माना की सतहें खोलकर जमालियाती लुत्फ़ का बास बनता है। उर्दू में यह हैत अंग्रेज़ी फ्री वर्स के ज़ेर असर दाखिल हुई, और उर्दू में जो ये हियत है, ये जो शक्ल है, अंग्रेज़ी फ्री वर्स के ज़ेर असर दाखिल हुई, और इसके अव्वलीन असार अब्दुल हलीम शरर और अज़मतुल्लाह खां के यहाँ नज़र आते हैं। और इसके जो अव्वलीन असार हैं, जो शुरू के आसार हैं, वो अब्दुल हलीम शरर और अज़मतुल्लाह खां के यहाँ नज़र आते हैं, मगर ये गैर शऊरी और बाज़ लिहाज से नामुकम्मल हैं। ये क्या है, गैर शऊरी भी हैं, यानी बहुत इसे शऊरी तौर पर इंतज़ाम के साथ नहीं लिखा गया है, और बाज़ लिहाज से क्या है, नामुकम्मल भी हैं। उर्दू में फ़नी एतबार से आज़ाद नज़म की बाज़ाब्ता दाह बेल 1935 ईस्वी में तसद्दुक़ हुसैन खालिद हुस्न कबूल एक शाम ने डाली। उर्दू में फ़नी एतबार से आज़ाद नज़म की जो बाज़ाब्ता दाग बेल 1935 ईस्वी में तसद्दुक़ हुसैन खालिद की नज़म क्या, हुस्न कबूल और एक शाम ने डाली। इनके बाद नून मीम राशिद, इंतकाम, रक्स, हुस्न कुजागर वगैरह ने इसे शहरत और कबूलियत से हमकिनार करने में अहम रोल अदा किया। इनके नज़मों में रवायती तरन्नुम की झलक और हसीन हकीकत निगारी का रंग नुमाया तौर पर नज़र आता है। इनके अलावा मोहम्मद बिन तासीर, साए, मीरा जी, जिनके यहाँ आज़ाद नज़म के फ़नी लवाजमात का शऊर सबसे ज़्यादा महसूस होता है, और मीरा जी जिनके क्या है, आज़ाद नज़म का फ़नी लवाजमात यानी जो लिखने का इसका तर्ज तरीक़ा है, उसका शऊर सबसे ज़्यादा महसूस होता है। ऊंचा मकान इसकी अनोखी लहरें, हफीज़ होशियारपुरी, बेवफाई, मजीद अमजद यूसुफ ज़फ़र, वादिय नील और इल्मी जवाद ज़ैदी फैज़, मखदूम अहमद नसीम कासमी और शहर यार वगैरह ने इसमें तबाज़माई के जौहर दिखाए। ऊंचा मकान और इसकी अनोखी लहरें क्या है, हफीज़ होशियारपुरी की है,
बेवफाई मजीद अमजद और यूसुफ जफ़र के क्या है वादिय नील है। और अली जवाद जैदी, फैज़ मखदूम, अहमद नसीम कासमी और शहरयार वगैरह ने इसमें क्या है तबाह आजमाई के जौहर दिखाए हैं। अब आइए देखते हैं नज़म आज़ाद की मिसाल। सबावीरा, नून मीम राशिद के आपने सबावीरा पढ़ा होगा जो कि बहुत मशहूर नज़म है। सुलेमान सरबजानू और सबावीरा। सबावीरा सबा आलाम का मिस्किन, सबा आलाम का अंबार बेपाया, गया व सब्ज़ा व गुल से जहाँ खाली, हवाएं तिश्नाए बारां, तयूर इस दश्त के मनकार ज़ेर लब, तो सुरमा दर गुलो इंसा, सुलेमान सरबेजानू और सबावीरा। ये थी आपको नज़म आज़ाद की मिसाल। नसरी नज़म वो नज़म है जो औज़ान व बहूर के मरुजा निज़ाम से बिल्कुल आज़ाद हो और जिसमें शेर का खारजी और मारूजी आहंग नहीं होता हो। नसरी नज़म वो नज़म है जो औज़ान बहूर यानी जो बहर है, वज़न है, इसके क्या है निज़ाम से बिल्कुल आज़ाद हो, इसमें वज़न बहर कुछ भी नहीं हो और जिसमें शेर का खारजी और मारूजी आहंग नहीं होता बल्कि सिर्फ दाखिली और लसानी आहंग की बुनियाद पर इसे नसर से इलाहिदा किया जाता है। दूसरी हैयतों की तरह नसरी नज़म भी अंग्रेज़ी अदब प्रोज़ पोएम के ज़ेर असर मारूज़े वजूद में आई और दूसरी नज़मों की तरह भी ये नज़म क्या अंग्रेज़ी अदब प्रोज़ पोएम के ज़ेर असर मारूज़े वजूद में आई। नसर का खिताब अमूमन फ़िक्र से होता है, नसर का खिताब फ़िक्र से होता है और नसर का जज्बे से। यहाँ पे होगा आपको नज़म, नसर का खिताब अमूमन फ़िक्र से होता है और नसर का जज्बे से, तो यहाँ क्या होगा नज़म का जज्बे से। लेकिन जब नसर व नज़म का संगम कुछ इस तरह हो तो इनकी सरहदें धुंधलाने लगे तो ऐसी तख्लीक को नसरी नज़म कहा जाता है। नसर का खिताब क्या है अमूमन फ़िक्र से होता है और नज़म यहाँ पे क्या होगा नज़म और नज़म का जज्बे से। लेकिन जब नसर व नज़म का संगम कुछ इस तरह हो कि इनकी सरहदें क्या है धुंधलाने लगे, यानी इनकी क्या है जो तरीक़ा है लिखने का वो ख़त्म होने लगे, तो ऐसी तख्लीक को क्या है नसरी नज़म कहा जाता है। नसरी नज़म की शदीद मुखालफत की गई लेकिन इसके हामीन ने हर तरह के हालात का मुकाबला करके इसके वजूद को बाकी रखा। और नसरी नज़म की क्या है शदीद मुखालफत की गई, इसके ख़िलाफ़ बातें की गई, लेकिन इसके हामीन जो इनके चाहने वाले थे हर तरह के हालात का मुकाबला करके इसके वजूद को बाकी रखा। उर्दू में इसकी दागबेल सज्जाद ज़हीर ने डाली, इनकी नज़म रुक जाओ सातो, और फिर डॉक्टर मोहम्मद हसन की नज़म गुब्बारा, मुज़फ़्फ़र मोहम्मद लाहौरी की रस्म वफ़ा और हसन शहपर की सन्नाटा वगैरह इस सिलसिले में काबिल ज़िक्र नज़में हैं। ये सब क्या है नसरी नज़में हैं। नसरी नज़म की मिसाल देखते हैं। दयार और किसकी लिखी हुई है सज्जाद ज़हीर की। आओ मेरे पास आओ नज़दीक, यहाँ से देखें इस खिड़की से बाहर, नीचे एक दरिया बहता है धुंधली धुंधली हिलती तस्वीरों का। तो ये नज़म किसकी थी सज्जाद ज़हीर की नज़म थी और ये नसरी नज़म का नमूना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे और गुजारिश करूँगी कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगी और उस लिंक के ज़रिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे और जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे आपको उस नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और ज्वाइन बटन लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।